नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपकी नई क्लास लेकर। तो आज स्टार्ट करेंगे विज्ञान कक्षा 7, जो आपकी RBSC बोर्ड के लिए भी और रीट सीटेट और जो भी एग्ज़ाम होती हैं जिसमें साइंस आती हैं उनमें सब में ये इसके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 इसका नाम है पादपों में पोषण। पादपों में पोषण। तो देखिए फिर कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो अभी हमने पिछले वीडियो कक्षा 6 में देखे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण ये पोषक तत्व हैं जो संतुलित भोजन में होने जरूरी है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप या पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। तो प्रत्यक्ष या डायरेक्टली या परोक्ष रूप से मतलब जो कच्चे उत्पाद को लेकर उसको मशीनों से उसका उत्पाद बनाकर हम उसको यूज करते हैं, वो परोक्ष रूप से। और प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली भी हम इनको खाने में यूज करते हैं। तो देखिए, बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो बूझो ये जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। पादपों में पोषण विधि। पादपों में पोषण की विधि देखिए। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि पेड़ पौधे CO2 गैस ग्रहण करते हैं, साथ में प्रकाश की उपस्थिति में ये पत्तियों पर पर्णहरित नामक वो वर्णक पाया जाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ये क्या खुद के लिए भी और जीव जंतुओं के लिए भी क्या भोजन बनाते हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो ये जड़ों के माध्यम से जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। तो सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? पोषण
कहते हैं, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। तो ऐसे कौन से जीव हैं जो खुद के लिए खुद भोजन बनाते हैं? तो वो सिर्फ पेड़ पौधे ही हैं जो खुद के लिए अपना भोजन बनाते हैं। अब जीव जंतु प्राणी तो सिर्फ पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। तो ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। जो जंतु पादपों पर निर्भर रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। पहली जानना चाहती हैं कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता है? तो ये पहले ऐसा जानना चाहती है कि भाई पौधों की तरह हम ऐसी प्रक्रिया क्यों नहीं करते हैं। चलिए फिर देखते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? तो आइए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है। तो पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ क्या होती हैं? पत्तियाँ। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। सभी कच्चे पदार्थ हो गए जैसे CO2 गैस हो गया, जल हो गया, खनिज लवण हो गए, प्रकाश हो गया, तो ये सब पत्तियों तक पहुँचने ज़रूरी होते हैं। अगर ये नहीं पहुँचेंगे तो फिर ये खाद्य पदार्थ नहीं बना पाएंगे, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती हैं। मतलब जो पत्तियों पर रंध्र होते हैं छोटे छोटे, तो उनसे इस तरह की मान लीजिए पत्तियां हैं, तो इनमें बारीक बारीक इस तरह से रंध्र होते हैं, इनसे क्या CO2 गैस अंदर जाती है। बूझो जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। तो पत्ती तक किस प्रकार ये पहुँचते हैं खनिज पदार्थ? तो पत्ती पर सूक्ष्म रंध्रों की सहायता से तो CO2 गैस उसमें प्रवेश करती हैं और जड़ों के माध्यम से खनिज पदार्थ तने से होते हुए उस पर पहुँचते हैं। ठीक है। देखिए कोशिकाएं। कोशिकाएं, आपने देखा कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है।
कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रक में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो देखिए भाई, कोई भी जैसे मकान बनता है तो छोटी छोटी ईंटों से बनता है, तो मकान की कोशिका क्या होगी? ईंट होगी। इसी प्रकार हमारे शरीर में छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जिनसे मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो कोशिका मान लीजिए ये पूरी कोशिका है। इसमें एक क्या होता है? केंद्रक। जैसे पादपों में केंद्रक तो साइड की तरफ होता है, लेकिन अपने जीव जंतुओं में ये मध्य में होता है। तो यहाँ पे ये केंद्रक है। ये एक कोशिका, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी, पांचवी, इस तरह से बहुत सारी कोशिकाएं हैं एक तरह से। तो ये इनमें एक गाढ़ा पदार्थ भी भरा होता है। गाढ़ा पदार्थ भरा होता है, वो जेली के समान होता है। और इनमें जो बाहरी आवरण होता है, ये क्या होती है? इसकी झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली। ठीक है ना? तो इस तरह से कोशिका की ये संरचना है। ये पत्तियों पर जो रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पत्तियाँ होती हैं ना, उन पर जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वो कोशिकाओं से घिरे होते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्ती तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे। पहली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं, परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। तो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो सभी जीव सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं चित्र 1.2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
पत्तियां क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। तो देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है प्लस जल, देखिए ये आपको ये इक्वेशन है, यह CO2 गैस है और ये H2 है। ये सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं फिर, कार्बोहाइड्रेट से 6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं प्लस ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से हमको अधिकतम ऑक्सीजन प्राप्त होती है, मतलब वातावरण में ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती हैं। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाते हैं। तो ये पत्ती की आंतरिक संरचना है। तो ये इस तरह से जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, क्लोरोफिल, और ये इनमें ये रिक्तिकाएँ होती हैं। क्या होती हैं, रिक्तिकाएँ ये रिक्तिकाएँ होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरह का ये गैप है। तो ये क्या है, इनमें रंध्र होते हैं, छिद्र, जिनसे ऑक्सीजन इसमें CO2 इनमें प्रवेश करती है, CO2 प्रवेश करती है। ये दिखाया गया ना आपको, ये द्वार कोशिकाएं हैं साइड की, ये द्वार कोशिकाएं हैं और ये रंध्र हैं, इनसे CO2 गैस प्रवेश करती हैं। पत्ती की आंतरिक संरचना है। ये पत्ती है और इसका छोटा सा टुकड़ा काटकर ये इसमें बताया गया तुमको। इसमें देखिए ये द्वार कोशिकाएं छोटी छोटी ये, और ये इसका रंध्र है, मतलब ये छिद्र है, एक तरह का रंध्री द्वार है ये, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र है ये। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है जिसको खाद्य के रूप में खाने में यूज करते हैं। तो देखिए इसमें पूरी संरचना आपको बता रखी है, पूरा प्रक्रम समझा रखा है कि ये सूर्य है, तो इससे ये सौर ऊर्जा पत्तियों पर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इन बारीक बारीक रंध्रों से प्राप्त हो रही है। तो ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में स्टार्च इसमें, और यहाँ से जल इधर जा रहा है, क्या जा रहा है, जल एवं खनिज इसमें जा रहा है। फिर ये स्टार्च को स्टोर कर लेती है और क्या मुक्त कर रही है, यहाँ पे O2 गैस मुक्त कर रही है और CO2 इसमें प्रवेश कर रही है। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम आपको बताया गया है, ठीक है। भुजों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी तथा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनकी पत्तियां गहरी लाल वे भूरे कलर की होती हैं। आपने कहा कि भाई पत्तियों का कलर हरा होता है, किसके कारण, पर्ण हरित के कारण। तो क्या लाल और भूरे कलर की जो पत्तियां होती है उसमें भी पर्ण हरित पाया जाता है।
क्या उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है? तो ये बूझो जानना चाहता है। तो देखिए, पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूलरूपी हो जाती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। मतलब भाई कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके तने हैं, तो उनके तने भी क्या प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, क्योंकि उनके तने हरे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पत्तियां सल्क अथवा सूलरूपी हो जाती हैं। इसी वजह से सूल मतलब उनके पत्तियां एक तरह से कांटे नुमा हो जाती हैं, तो पत्ते ही हरे तने ही हरे होते हैं, तो तने प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो देखिए क्रियाकलाप 1.1। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार अथवा काले बक्स में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को, इसे आपने अंधकार में रखा था, 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षण अपनी नोटबुक में लिखें। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रसाधन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, अर्थात कि कुछ ऐसे रंगीन पत्तियां होती है कुछ पौधों की, तो उनमें क्या है कि हरा कलर को उसमें जो अन्य कलर हैं वो ढक लेता है, तो उसमें नज़र नहीं आता, बल्कि वो पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। तो आपने देखा होगा जहाँ जल स्रोत भरे होते हैं, जैसे आपने बड़ा टैंक है, टंकी होती है, उनमें क्या हरी हरी काई नुमा जम जाती हैं, मतलब हरे कलर की चादर सी बच जाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं आप देसी भाषा में, सामान्य भाषा में काई कहते हैं, है ना। तो जिन्हें क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। तो विभिन्न रंग की पत्तियां हैं, देखिए ये पीली, काली, ये बैंगनी कलर की, पीली। इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन संघ बनाते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप यानी पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट किनसे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती हैं। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती हैं? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वातावरण में सबसे अधिक जो गैस है वो है नाइट्रोजन गैस। कितनी? लगभग 78%। जब भी वातावरण से पौधे नाइट्रोजन प्राप्त नहीं करते, तब भी फसलों में आप क्या देते हैं? नाइट्रोजन यानी
यूरिया देते हैं ज़मीन में नाइट्रोजन, पौधों को नाइट्रोजन देने के लिए। तो पौधे नाइट्रोजन किससे, जड़ों से ग्रहण करते हैं, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को गैसीय नाइट्रोजन को मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। कुछ पादप पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषम कोशी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः उन्हें परजीवी कहते हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु। तो देखिए भाई, ये पादप हैं। इस पादप पर ये पीली पीली कलर की जो आपको जाल सा नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, अमरबेल है। तो अमरबेल में क्लोरोफिल की अनुपस्थिति होती है, तो ये अपने लिए भोजन नहीं बनाते हैं। ये दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पादपों पर, तो ये परपोषी होता है। ठीक है, तो परपोषी पादप पर अमरबेल। ये परपोषी का मतलब ये दूसरों का पोषण करते हैं एक तरह से। ठीक है, तो अमरबेल इन पर आच्छादित हो जाते हैं। एक ही प्रकार के परजीवी हैं। क्या हम एवं अन्य जंतु एक ही प्रकार के भी एक ही प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। पहली जानना चाहती हैं कि यह हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? बिल्कुल। देखिए, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे भी पादप हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विश्व में
कार्य नहीं है। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसकी घड़े के घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के इनको रोमों से वापस नहीं आने देता है, मतलब एक तरह से। तो देखिए भाई, ये पादप हैं। इसकी जो पत्तियां हैं पहले इस तरह से होती हैं और ये पत्तियां धीरे धीरे इस तरह से घड़ेनुमा संरचना बना लेती हैं और जो ऊपर का शीर्ष भाग है ना, वो इसके ढक्कन का कार्य करता है। जैसे इसमें कोई कीट प्रवेश करता है इसमें, तो वो इस तरह से इसमें थोड़े थोड़े से ऐसे सल्क बने हुए हैं बालनुमा, तो इनसे फिर वो एक बार अंदर प्रवेश कर जाता है तो वापस नहीं आ पाता है, तो ये इनसे उड़द जाता है और ये वो यहीं पर नष्ट हो जाता है। फिर ये लगभग इसका एक ये ढक्कन भी इसमें बंद हो जाता है और वो इसमें ऐसा पदार्थ भरा होता है जेलीनुमा, तो ये एक तरह से इसको पचा लेता है। तो इसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं कीट में, उससे इस पौधे को पोषण प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये पौधों का भक्षण करते हैं, ठीक है ना। तो घटपर्णी इसको कहते हैं, घटपर्णी। इस पौधे का नाम घटपर्णी पिचर पादप में गड़े एवं ढक्कन जैसी संरचना होती है। तो घट में रूपांतरित पत्ती, तो घट में रूपांतरित इस तरह से ये पत्ती हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें बीच में फंस जाता है जो भी कीट होता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। जो घड़े में जो पाचक रस होता है उससे कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सैंड्यू कीटभक्षी पादप के दो अन्य उदाहरण हैं। तो आपको भाई कोई भी परीक्षा में ऐसे आते हैं, तो एक तो क्या नाम है, वीनस फ्लाई ट्रैप, और दूसरा है सैंड्यू कीटभक्षी। ये इन पौधों का नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मान लीजिए ऑप्शन में आ गया तुम्हारा वीनस फ्लाई ट्रैप, सैंड्यू कीटभक्षी और घटपर्णी, ये 3 ऑप्शन आ गया, और दूसरा आ गया कोई भी बबूल आ गया मान लीजिए। तो आपसे पूछ लिया कि इनमें से निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पादप नहीं है, तो आप क्या नाम दोगे, बबूल। तो ये वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, सैंड्यू की कीटभक्षी पादप हो गया, और घटपर्णी कीटभक्षी पादप हो गया। तो 3 तो कीटभक्षी हैं और ये बबूल कीटभक्षी नहीं है। तो इस तरह से इन पौधों के नाम भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, बूझो भ्रमित हैं। यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है। तो भाई बूझो जानना चाहता है कि भाई मान लीजिए ये हरा कलर का है, इसमें प्रकाश संश्लेषण भी की प्रक्रिया होती है, तो फिर कीटों का भक्षण क्यों करता है, इसको कीटों की भक्षण करने की क्या ज़रूरत है। क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से वे सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है और ये कीट भक्षण करते हैं। तो देखिए मृत
जीवी। आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल बिछाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु उन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। वो जो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते हैं। इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। क्रियाकलाप, तो ये देखिए छत्रक के पैकेट, सड़ी गली वस्तु पर उगा छत्रक। क्रियाकलाप 1.2, ब्रेड या डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर उसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़े। ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती हैं। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण वे विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं अवघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। तो यह मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाला जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक या फंजाई, जैसे हम ब्रेड और रोटी ऐसे धर देते हैं तो उसमें फफूंद सी आ जाती है, तो वो फफूंद ये क्या है? फंजाई होती है। कवक फंजाई आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। तो कवक से कोई वस्तु नष्ट हो जाती है, उनको कवक खा जाता है। जैसे पेड़ पौधों है तो उनमें भी क्या फंजाई की फंगस की बीमारियां हो जाती हैं, जिससे उनकी जड़ें सड़ने लगती है और पौधा बिल्कुल एक तरह से नष्ट हो जाता है। पौधा किसी भी काम का नहीं रहता है। उसकी टहनी, उसका तना भी सड़ सकता है और उसकी जड़ भी सड़ सकती है। इससे पौधा बिल्कुल नष्ट हो जाता है। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते उन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी। वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं तो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? भूजो को याद है कि उसके दादा जी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। तो भूजो ये जानना चाहता है। देखिए भाई,
पहेली ने बताया कि इष्ट एवं छत्रक जैसे रोग कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल, पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कौन? कवक। किसको? शैवाल को। तथा बदले में शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो इस तरह से ये सहजीवी हो जाते हैं एक तरह से। तो कवक खाद्य संश्लेषित करके प्रकाश संश्लेषण से शैवाल को प्रदान करता है और कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध करता है। तथा बदले में शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा कवक को खाद्य आपूर्ति कराता है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। पादप मृदा से पोषक पदार्थ अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद्य में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में उनकी मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद्य मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं कि भाई पादप को कौन से पादप को कौन सा खाद दिया जाना है, कौन से पादप को कौन से पोषण की आवश्यकता है। तो ये जानकारी हो तो हम उनको स्वस्थ भी रख सकते हैं, रोग से बचा सकते हैं। जैसे फसलों में आप देते हैं ना, कीटनाशक भी देते हो, खाद भी देते हो, तो इस तरह से आप उनको पूरी जानकारी रखते हैं तो उनको कहीं बीमारियों से आप बचा सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद में मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु को राइजोबियम कहलाते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो राइजोबियम क्या करते हैं? विलय पदार्थों में नाइट्रोजन को परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ में रहते हैं। तो आपने देखा होगा जो भी दलहनी फसल होते हैं उनमें जड़ों में गांठ सी होती हैं, तो उसमें कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम जीवाणु होता है, जो पौधों को क्या नाइट्रोजन प्रदान करते हैं और खेतों में भी खाद्य के रूप में मिल जाते हैं। अधिकतर दालें
फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो दलहनी पादप हैं उसमें जो गांठ के रूप में नाइट्रोजन स्टोर होती है वो खेतों में मिल जाते हैं, तो इसलिए अगली जो फसल करते हैं उसमें भी वो खाद्य के रूप में कार्य करती हैं। नाइट्रोजन की ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? बिल्कुल, आंशिक विषमपोषी हैं, क्योंकि वो भी तो कीटों से ही अपना पोषण लगभग प्राप्त कर रहे हैं, हल्का फुल्का, तो वो आंशिक विषमपोषी हो सकते हैं। तो देखिए कुछ शब्द है। स्वपोषी, जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं वो स्वपोषी। कीटभक्षी, जो कीटों का भक्षण करने वाले पादप हैं वो कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। क्लोरोफिल, जो वातावरण से सूर्य और CO2 गैस की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। पोषक पदार्थ होते हैं। विषमपोषी होते हैं जो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी दूसरों का मृतजीवी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परपोषी पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे अमरवेल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो अभी आपने देखी है, आपने क्या सीखा उसके बारे में देखिए। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य स्वयं संश्लेषित करते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित ये पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरवेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। परपोषी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं कौन? अमरवेल, जो परजीवी होते हैं। मनुष्य से खटमल वगैरह वो परजीवी कहलाते हैं, ठीक है ना, वो मनुष्य से पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। तो कुछ पादप अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु, कुछ तो पादप है और कुछ लगभग सभी जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, तो विषमपोषी कहलाते हैं। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो जीवों को खाद्य की आवश्यकता उनसे पोषण प्राप्त करने के लिए और साथ ही जीवित रहने के लिए। एक तरह से परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर होता है, ये स्पष्ट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। तब
तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट चैप्टर तक मिलते हैं।